ओके। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग विलियन नाम के चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हेनरी का नियम जो है उसका पार्ट सेकंड हम लोग ऑलरेडी वैसे कंप्लीट कर चुके हैं। ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो है अगले टॉपिक की तरफ बढ़ना है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे राउल्ट का नियम। तो ध्यान समझें, आज आप लोग बहुत विशेष टॉपिक पढ़ने वाले हो क्योंकि आज आप पढ़ोगे साथ में राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल्स आना जो है शुरू होंगे। सही बात है। तो जो भी बच्चे अभी तक आलस कर रहे थे, चैप्टर को सीरियसली नहीं ले रहे थे, ये सही समय है कि आप चैप्टर को सीरियसली लेना शुरू कर दें क्योंकि अब एक्चुअल में ये चैप्टर जो है अपना असली रूप लेगा। और आज हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं ना, उनमें सबसे मजे की बात यह है कि लगेगा आपको सब कुछ इजी, बट हाँ ये है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज याद रखनी पड़ेगी ताकि आप सही से समझ सकें। तो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हेनरी के नियम में कोई डाउट नहीं है और आज आपको राउल्ट का नियम भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। बस हाँ, एक आध बातें और हैं कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो उस टॉपिक का रिवीजन जरूर से कर लिया करो क्योंकि बिना रिवीजन किए अगर आप टॉपिक को एग्जाम में अगले दिन आओगे क्लास के अंदर तो आपको कम समझ में आएगा। तो चलिए, सभी बच्चे क्लास में आ गए हैं, हम लोग क्लास को शुरू कर सकते हैं। एक बार फ्रेम थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप इन लोग एक काम करो, जब तक फ्रेम एडजस्ट कर रहा हूँ तब तक आप सभी लोग फटाफट से अपनी प्यारी सी कॉपी में हेडिंग लगाइए वाष्प दाब। बस एक मिनट में फ्रेम एडजस्ट कर दूं, ठीक है, काफी हद तक काम चल जाएगा। हाँ जी, तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगाने, ठीक हो गया ना, पहले से बेहतर है ना, ठीक है। तो अब आप लोग हेडिंग लगाएं वाष्प दाब। यहीं से हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे, बहुत ही मजा आएगा बाबू, ध्यान से पढ़िएगा। वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, वीपी के नाम से इसको जानते हैं। आगे बच्चे सब क्लास में सेटल हो गए हो, अपने अपने जीवन के सारे काम छोड़ के पढ़ाई के लिए एकदम तैयार हो, सज्ज हो, बढ़िया है। लेट्स स्टार्ट। देखो, होता क्या है, अगर अपन किसी भी द्रव को देखें, कोई भी द्रव ले लो आप, कोई भी लिक्विड ले लो, किसी भी लिक्विड को ले लो जो आपके मन में आए, उस लिक्विड को देखो जरा। तो लिक्विड के पास क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक लिक्विड की सतह होती है जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, जो सबसे ऊपर है, और एक उसके अंदर का हिस्सा जिसको हम लोग बल्क या फिर स्थूल के नाम से जानते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये द्रव है तो इस द्रव के सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो है, सबसे ऊपर वाली, उसको हम लोग कहते हैं सतह। क्या बोलते हैं बच्चों? सतह। और जो अंदर की तरफ है, बिल्कुल बीच में इधर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थूल कहते हैं। अगर कोई आपसे बोले इंग्लिश में क्या नाम है इसका, तो सतह को हम लोग सरफेस के नाम से जानते हैं, इसको हम सरफेस कहते हैं। और जो स्थूल है उसे हम लोग बल्क के नाम से जानते हैं, बल्क कहते हैं। दिस वन इज सतह, दिस वन इज बल्क। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? ओके। अब अगर दिमाग लगाते हुए ये जो सतह है, इस सतह को ध्यान से गौर से देखें, मतलब ये सतह है, इस सतह के कणों को ध्यान से देखें, तो जितने भी सतह के कण हैं, चलो एक कण को पकड़ लें, ज्यादा कणों को नहीं पकड़ते हैं, एक कण को पकड़ लूं, तो जो सतह का कण है उसके ऊपर बलों की एक विशेष स्थिति होती है। उसके ऊपर जो बल लग रहा होता है, उस बल के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो कण सतह पर है उसके ऊपर कौन कौन बल लगाएगा? उसका इधर वाला पड़ोसी, उसका इधर वाला पड़ोसी और उसके नीचे वाले पड़ोसी। तो जो सतह वाला कण है उसके ऊपर जो बल लगेगा वो इस प्रकार से लगेगा। टेंशन है, मानते हो? और जो अंदर है, इधर जो कण है उसके ऊपर बल चारों तरफ से लगेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कण सतह का है उसके ऊपर बल कम लगता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, सतह, ये सब 11वीं क्लास में पढ़ना था वैसे, सतह के ऊपर जो कण होता है उसके ऊपर बल स्थूल के कणों की तुलना में कम लगता है। यह बात समझ में आ गई? मतलब मैं अगर पहला पॉइंट लिखूं
कि बल इनके ऊपर कम लग रहा है, तो आप में से कोई बुरा तो नहीं मान जाएगा, कोई भी बुरा नहीं मानेगा, सब लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो, बल कम लगता है, सही बात है, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैं कह रहा हूं कि क्योंकि ये सारे के सारे जो कण हैं वो सतह के कण हैं। कहां के कण हैं? सतह के कण हैं। तो जो सतह के कण होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि उनके पास विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ा होगा कि इस सरफेस पे जो कण हैं उनके ऊपर सरफेस टेंशन लगती है, उनके ऊपर सरफेस की ऊर्जा होती है, एक स्पेशल ऊर्जा उनके पास होती है जिसको हम सतह ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो जो कण सरफेस पर है उनकी फिजिक्स ये बोलती है हमको कि वो कण के ऊपर बल कम लग रहा है, पहली बात, और उसकी ऊर्जा ज्यादा है, दूसरी बात, ऊर्जा ज्यादा होने के कारण वो टन 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 इस तरह से हिलते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी कण सतह पर उपस्थित हैं उनके पास बल कम लग रहा है, दूसरे लोग उनको कम परेशान कर रहे हैं, दूसरी बात उनके पास अच्छी खासी गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। ये बात समझ में आती है सभी बच्चों को? अगर ऐसा है तो जैसे ही मौका लगेगा, मौका लगते ही ये कण खटाक से बाहर निकल जाएगा। और जैसे मान लो ऊपर से ऐसे हवा आ जाए, ऊपर से बाहर आ जाए, मारवाड़ी में हम लोग बोलते हैं बायरा, बायरा का मतलब होता है हवा। तो जैसे ही बाहर आ जाएगा, हवा आ जाएगी, आप इसको हवा ही लिख रहे हैं एग्जाम में, तो जैसे हवा आ जाएगी, हवा आते ही क्या होगा, ये कण साथ में निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं इस कण का वाष्प में बदल जाना। तो कभी आपने सोचा कि कपड़े कैसे सूखते हैं? कभी आपने सोचा कि अगर हम यहाँ पे इसे पोछा लगाते हैं तो पानी कैसे उड़ जाता है? कुछ नहीं होता, जो हवा आती है उसके साथ में जो जल के कण अणु है, जल के जो कण है, वो जल के कण साथ साथ निकल जाते हैं। इसी को हम लोग वाष्प के नाम से जानते हैं। इसी को कहा जाता है वेपोराइजेशन, इसी को कहा जाता है वाष्पन। वाष्प बनने की प्रक्रिया को किसका नाम देते हैं हम लोग? वाष्पन का नाम देते हैं। अभी तक मैंने आपको वाष्प के बारे में समझाया है, वाष्प दाब के बारे में नहीं समझाया। वाष्प के बारे में समझ में आ गया सबको? नूर आलम जी कह रहे हैं सर स्टार्टिंग से समझाइए। देखो प्यारे बच्चों, पहली बात यह है कि अगर आप कोई भी द्रव लेते हैं, मोटे मोटे तौर पे वापस से रिवाइज करवाता हूं क्योंकि फिर अपन को आगे भी बढ़ना है। जब भी आप कोई सतह, कोई भी द्रव लेते हैं तो इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा के रखें कि आप जब भी कोई भी द्रव ले रहे हो तो द्रव के बारे में एक बात मोटी मोटी याद रखें कि उसकी सतह के ऊपर जितने भी कण हैं उन सभी कणों के ऊपर जो बल है वो कम लगता है स्थूल के कणों की अपेक्षा। अंदर के कण ज्यादा बल झेलते हैं, सतह के कण जो है वो कम बल झेलते हैं। ये पहली बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद दूसरी बात यह है कि सतह के जितने भी कण हैं उन सभी कणों की जो ऊर्जा है वो ज्यादा है, उनके पास स्पेशल ऊर्जा होती है, इसको हम लोग सरफेस एनर्जी के नाम से जानते हैं। सतह के कणों की ऊर्जा ज्यादा होती है तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है अच्छी खासी। तो जैसे ही मौका लिखता है वो खट्टैक से बाहर निकल जाता है और उसको कहते हैं वाष्प में बदलना। इसी रीजन से जैसे मान लो आपने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर आपने जल भर के छोड़ दिया, तो कुछ समय पश्चात, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद आप देखोगे तो ये धीरे 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 जो है यहां से वाष्प बनती जाएगी और वाष्प के बनते बनते कुछ समय पश्चात आपको ये बर्तन क्या मिलेगा? खाली मिलेगा, क्योंकि सारा जल किसमें बदल चुका होगा? वाष्प में बदल चुका होगा। यहां तक समझ में आ गया? बढ़िया, आगे बढ़े। ओके, अब ये तो खुले की बात की अपन ने कि अगर अपन ने पात्र को खुला रख दिया तो पात्र को खुला रखने पर क्या होगा कि जितना भी द्रव्य है वो वाष्प में बदल जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। परंतु क्या हो यदि हम इस डब्बे को बंद कर दें? जैसे ये आपका कंटेनर है, हमने क्या किया? इस कंटेनर को बंद कर दिया। बंद करके हमने इस कंटेनर के अंदर द्रव भर दिया, पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसको बोलेंगे बंद पात्र। क्या बोलेंगे इसको? बंद पात्र। अब बंद पात्र के अंदर क्या होगा, ध्यान समझने की कोशिश करना। बंद पात्र में क्या होता है, अब देखिए बाहर तो उड़ नहीं सकता, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो आपकी द्रव है, ये द्रव किसमें बदलना शुरू करेगी? ये द्रव वाष्प में बदलना शुरू करेगी। तो धीरे धीरे इस द्रव से क्या बनना शुरू होगी? वाष्प बनना शुरू होगी। इस दुनिया में एक चीज मान के चलना, हर चीज का एक बैलेंस आता है, हर चीज का एक साम्यावस्था आती है। यहां भी द्रव जो है वो वाष्प में जब बदलना शुरू करेगा, क्योंकि आपका जो पात्र है वो बंद है, क्योंकि आपका पात्र खुला हुआ नहीं है, आपका पात्र बंद है,
इसलिए पूरा का पूरा द्रव जो है वो वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। एक समय आएगा जब आपके द्रव प्रावस्था, ढंग से बोल रहा हूं मैं, आपको ढंग से सुनना है और ढंग से लिखना है, द्रव प्रावस्था, इस शब्द भूल जाओगे ना तो एग्जाम में लिखोगे क्या? शब्दों पे ध्यान दिया करो। आ रही है बात समझ में? शब्द इंपॉर्टेंट है। तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, द्रव प्रावस्था और वाष्प प्रावस्था के बीच में एक साम्यावस्था आ जाएगी। जितना द्रव, उसके बाद क्या होता है पता है? साम्यावस्था में पता है क्या होता है? इस हाथ दे उस हाथ ले। साम्यावस्था पे क्या होता है? इस हाथ दे उस हाथ ले। मान लेते हैं साम्यावस्था आ चुकी है, तो साम्यावस्था आने के बाद में क्या होगा, अगर मान लो एक भी कण द्रव का वाष्प में बदला, साम्यावस्था पर क्या होता है वो समझा रहा हूं। अगर द्रव का एक भी कण वाष्प में बदला तो उसी वक्त वाष्प का एक कण तुरंत द्रव में बदल जाएगा। मतलब द्रव प्रावस्था का वाष्प प्रावस्था में जाने को हम बोलते हैं वाष्पन, और वाष्प का फिर से द्रव अवस्था में आना, इसको हम बोलते हैं संघनन। आप लोगों को याद है? आप लोगों को कैसे याद होगा? मैंने तो याद करवाया नहीं, पर आप लोग जीवन तो जी रहे हो। ठंडा पानी मान लो आप गिलास में भर के लेके आते हो, तो जब गिलास में ठंडा पानी भर के लेके आते हो, बड़े बच्चे हो समझते हो, जैसे ही गिलास में ठंडा पानी लेकर के आते हो, आपको ऐसा फील होता है कि ग्लास के चारों तरफ पानी की पतली पतली छोटी 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 बूंदे आ जाती है। वो बूंदे कहां से आई? इस वायुमंडल में बहुत सारी वाष्प है, बहुत सारे ऐसे जल के बिछड़े कण हैं जो हवा उन्हें उड़ा करके ले गई। अब वो कण जो है जैसे ही देखते हैं पानी पानी ठंडा पानी, उस ठंडे पानी के पास में आकर के चिपक जाते हैं और वहां पे अपनी वाष्प प्रावस्था से फिर से द्रव अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए उस ठंडे पानी के पास में आपको जल की बूंदें नजर आती है। बचपन में ये बहुत पढ़ाते हैं, नाइन्थ क्लास में, 10th क्लास में। याद है? याद है कि गए, दिमाग से भूल गए? याद है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। याद रहना चाहिए। चीजें याद रहेंगी तो ही तो आगे जीवन में बढ़ पाओगे आप। चीजें याद ही नहीं रहेंगी तो जीवन में बढ़ोगे कैसे? ठीक है, तो वाष्प प्रावस्था और द्रव प्रावस्था का फंडा समझ में आया? बहुत सिंपल सा फंडा है बच्चों, कि अगर आप एक बंद पात्र के अंदर द्रव को लोगे तो द्रव के जो कण है, द्रव जो है वो वाष्प में बदलना शुरू करेगा। एक समय ऐसा आएगा जब द्रव वाष्प में बदलते 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 इतना बदल जाएगा कि वाष्प प्रावस्था और द्रव प्रावस्था के बीच में क्या आ जाएगा? साम्यावस्था आ जाएगी। उस साम्यावस्था के बाद अगर एक भी कण द्रव का वाष्प में बदला तो वाष्प का एक और कण तुरंत किसमें बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। सही है? आप सब लोगों की कमेंट मुझे एकदम क्लियरली दिखें, उसके लिए मैं थोड़ा सा हमारे मॉनिटर भाई साहब को पास में ले आता हूं। हाँ, अब ठीक है। सर ने बताया था स्कूल में, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब लॉजिक को समझने की कोशिश करो। मैं अब आपको वाष्प दाब समझाने जा रहा हूं कि वाष्प दाब क्या चीज होती है। साम्यावस्था आ चुकी है, वाष्प प्रावस्था और द्रव प्रावस्था के बीच में क्या आ चुकी है? साम्यावस्था। अब इस साम्यावस्था के ऊपर, साम्यावस्था आ चुकी है, अब इस साम्यावस्था पर ये जो वाष्प है, इस साम्यावस्था पर ये जो वाष्प है, ये वाष्प इस द्रव की सतह पर जितना भी दाब लगा रही है, ये वाष्प इस द्रव की सतह पर जितना भी दाब लगा रही है, उस दाब को हम कहेंगे साम्य वाष्प दाब। इसको हम क्या बोलेंगे? साम्य वाष्प दाब। आया टॉपिक समझ में? कि जब हम एक बंद पात्र में द्रव को रखते हैं तो द्रव वाष्पित होना आरंभ करता है। कुछ समय पश्चात द्रव और वाष्प जो है वो साम्यावस्था में आ जाते हैं। द्रव प्रावस्था और वाष्प प्रावस्था साम्यावस्था में आ जाते हैं। साम्यावस्था पर वाष्प जितना भी दाब लगाती है द्रव के ऊपर, साम्यावस्था पर वाष्प जितना भी दाब लगाती है द्रव के ऊपर, उसे हम लोग साम्य वाष्प दाब के नाम से जानते हैं। साम्य वाष्प दाब के नाम से जानते हैं। बताओ, क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है? साम्यावस्था पर वाष्प का प्रेशर क्या कहलाता है? साम्य वाष्प दाब कहलाता है। चलो, यहां तक समझ में आ गया? एवरीथिंग इज मक्खन, सो यू शुड राइट इन द कमेंट सेक्शन मक्खन, देन वी विल प्रोसीड। यहां तक मक्खन है, आगे बढ़े। चलो, अब मेरा कुछ सवाल है आपसे, उन प्रश्नों का जवाब आप देंगे, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ा देंगे। प्रश्न ये है आप लोगों से
सभी बच्चों से ये प्रश्न है मेरा, या जितने भी लाइव क्लास में बैठे हुए हैं, स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना यार। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, लो। जब ये एप्लीकेशन पे देख रहे होगे तो स्क्रीनशॉट ले नहीं पाओगे, वहां पे केवल जो आपको दे रखा है पैटर्न उसमें रहेगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। चलो, प्रश्न ये है कि आपके पास दो द्रव दे रहा हूं मैं। द्रव नंबर 1 जल H2O, और द्रव नंबर 2 है आपका मैथेनॉल या एथेनॉल, ले सकते हो, CH3 CH2OH। इस बात का जवाब दो कि जल और एथेनॉल, इन दोनों में से किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। जल का वाष्प दाब मान लेते हैं हम P1 बोल रहे हैं, या फिर एक काम करते हैं P1 नॉट बोल रहे हैं, और एथेनॉल का वाष्प दाब हम P2 नॉट बोल रहे हैं। P2 नॉट कैसे पढ़ेंगे इसको, P2 नॉट। अब ये बताओ इन दोनों में से किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, जल का वाष्प दाब ज्यादा होगा या फिर एथेनॉल का वाष्प दाब ज्यादा होगा, ये आपका प्रश्न है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। अगर अपन एक कंटेनर में, अगर हम लोग एक कंटेनर में जल को भरें तो हमें ज्यादा वाष्प दाब देखने को मिलेगा, या हम एक कंटेनर के अंदर अल्कोहल को भरें, एथेनॉल को भरें तो हमें ज्यादा वाष्प दाब देखने को मिलेगा। ये चीज हमें जवाब देना है, इस चीज के बारे में हमें बताना है। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब आपको तब मिल पाएगा जब आप थोड़ा सा ये जानते होंगे कि बलों का पैटर्न क्या है। समझो, जैसे अगर अपन एक पात्र में जल को डालते हैं तो जो सतह के ऊपर, देखो एक बात तो क्लियर है ना, सतह के ऊपर जो कण है, सतह के टॉप मोस्ट, मतलब द्रव के टॉप मोस्ट लेयर पे सतह के ऊपर जो कण है, यही कण उड़ता है और उसी से वाष्प दाब उत्पन्न होता है। अगर ये कण आसानी से उड़ सके तो वाष्प दाब भी अच्छा खासा लगेगा, क्योंकि ये कण उड़ता है, ये कण उड़ करके ऊपर जाता है और फिर वापस आकर के द्रव की सतह पे क्या लगाता है, वाष्प दाब लगाता है। तो मोटी मोटी बात यह है कि जितनी आसानी से ये कण उड़ेगा, जितनी आसानी से ये कण वाष्पित होगा, उतना ही बढ़िया वाष्प दाब आएगा। अब अपन को ये देखना है कि कण कितनी आसानी से उड़ता है, ये किस बात पर निर्भर करता है। देखो, अगर इस कण को, ध्यान सुनना, अगर इस कण को इसके साथी कण बड़े मजबूती से पकड़ के रखेंगे तो इसका उड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। उड़ना मुश्किल हो जाएगा तो वाष्प दाब भी कम आएगा। इसका मतलब यह हुआ जितना अणुओं के बीच में आकर्षण रहेगा उतना ही वाष्प दाब कम होगा। क्या आपको यह बात समझ में आती है कि जितना अणु के बीच में क्रिया रहेगी, जितना अणुओं के बीच में आकर्षण रहेगा, उतना ही वाष्प दाब कम आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि वाष्प दाब वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है कणों के मध्य आकर्षण के, या कणों के मध्य अन्योन्य क्रिया के, आपस की क्रिया के। जितना कण आपस में क्रिया करेंगे, जितना कण आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे, उतना ही वाष्प दाब कम आएगा। ये बात समझ में आ गई सबको, पक्का, ठीक है। अगर ये कण अपने दूसरे कणों से कोई मतलब ही नहीं रखता हो, मतलब दूसरे कण इसके ऊपर उतनी अच्छी आकर्षण बल नहीं लगाते हो, तो ये कण फ्री रहेगा दिमाग से, और दिमाग से फ्री रहेगा तो इसका उड़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये बढ़िया से उड़ पाएगा, ये बढ़िया से वाष्पित हो पाएगा। तो समझने वाली बात ये है। अब हमें बस ये देखना है कि H2O और दूसरे H2O के बीच में आकर्षण ज्यादा होता है या फिर एथेनॉल के बीच में आकर्षण ज्यादा होता है। अगर हम लोग ये चीज समझ गए तो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कौन ज्यादा वाष्पित होगा और कौन कम वाष्पित होगा। स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं अपन, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, एक अल्कोहल CH3CH2OH और दूसरा अल्कोहल CH3CH2OH जो है, इन दोनों के बीच में होता है हाइड्रोजन बंध। इसके बारे में आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। इन दोनों के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध। तो एक एथेनॉल और दूसरे एथेनॉल के अणु के बीच में कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन बंध देखने को मिलता है। जल के एक अणु और जल के दूसरे अणु के बीच में भी क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बंध देखने को मिलता है। अब कैसे कंपेयर करें, फंस गए अपन तो। इसके पास भी हाइड्रोजन बंध है, इसके पास भी हाइड्रोजन बंध है,
कंपेयर कैसे करेंगे दोनों को कि दोनों में से कौन ज्यादा मजबूती से बंधा हुआ है। तो अब यहां पे आपको एक और सूचना की आवश्यकता है कि जल का एक अणु जो है 4 जल के अणुओं के साथ में हाइड्रोजन बंध बनाता है। ये जल के अणु की बहुत बड़ी खासियत है, ये जल के अणु की बहुत बड़ी खासियत है कि जल का एक अणु जो है वो जल के 4 अणुओं के साथ में हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन बंध है दोनों में ही, इसके अंदर भी हाइड्रोजन बंध है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन बंध है, बट दोनों में से किसका हाइड्रोजन बंध ताकतवर है? तो आप ये बोलोगे कि हाँ सर, जल का हाइड्रोजन बंध जो है वो बहुत ताकतवर है। इसका मतलब जल के एक अणु को जल के 4 अणु जो है वो मजबूत हाइड्रोजन बंध से बांध के रखते हैं। तो जल का जो वाष्पन है वो मुश्किल से होगा, जबकि एथेनॉल में एथेनॉल के एक कण को एक कण ही बांध के रखता है। तो यहां पे इसका उड़ना आसान है, इसका उड़ना मुश्किल है। इसका मतलब अगर अपन वाष्प दाब की बात करें तो आपके एथेनॉल ज्यादा उड़ेगा हवा में, उसका वाष्प दाब ज्यादा आएगा जल की तुलना में। इस तरह से सोचना पड़ता है, और जब अपन इस तरह से सोचते हैं तो चीजें समझ में आती हैं। क्लियर है? आ गया समझ में? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? कि भाई जो आपका वाष्प दाब है, पता तो होना चाहिए कि वाष्प दाब में अंतर है क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो जल का वाष्प दाब है वो कम आ रहा है और जो एथेनॉल है उसका वाष्प दाब ज्यादा आ रहा है। तो पॉइंट यहीं पे आता है कि इन दोनों में जो अंतर है उस अंतर का कारण क्या है, पहले तो ये समझो। और दूसरी बात ये समझो कि आपको पता हो कि एक पर्टिकुलर लिक्विड में किस प्रकार के आकर्षण बल हैं, दूसरे लिक्विड में किस प्रकार के आकर्षण बल हैं, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे तो आपको पूरा पूरा आइडिया उस चीज का होना चाहिए। ठीक है, बताओ। क्लियर? पक्का? डन? आगे बढ़े? चलो, क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वाष्प दाब की निर्भरता। वाष्प दाब निर्भर किस पे करता है? वाष्प दाब की निर्भरता, ध्यान से देखना। वाष्प दाब को सिंपल में वीपी बोलेंगे अपन, वेपर प्रेशर का शॉर्ट फॉर्म। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब देना। जैसे आपने एक लिक्विड भर लिया एक कंटेनर में और उसको बंद कर दिया। एक लिक्विड आपने भरा कंटेनर में और उसको बड़े पात्र में बंद कर लिया ऐसे। सवाल मेरा यह है, दोनों के अंदर वाष्प दाब सेम आएगा या अलग अलग आएगा? अब सोचने वाली बात है, ये लिक्विड अपनी वाष्प में बदलेगा, कुछ टाइम बाद साम्यावस्था आ जाएगी, और फिर ये जो वाष्प है ये द्रव की सतह के ऊपर दाब लगाएगी, जिसको हम वाष्प दाब बोलते हैं। यहां भी वही द्रव है, तो वही द्रव वाष्प में बदलेगा, उतनी ही वाष्प बनेगी जितनी पहले बनी थी, और वही वाष्प इस द्रव की सतह पे दाब लगाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि आपने कौन सा पात्र ले रखा है। पात्र से पात्र के आकार पर निर्भर नहीं करता है वाष्प दाब। ठीक है, तो आकार पर निर्भर नहीं करता, तो आप ये लिख सकते हो कि पात्र पर वाष्प दाब निर्भर नहीं करता। ये मोटी मोटी बात है जो आपको याद रखनी है कि पात्र के ऊपर वाष्प दाब जो है वो बिल्कुल भी किसी भी हालत में निर्भर नहीं करता। पात्र से वाष्प दाब को कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल भी पात्र के ऊपर निर्भर नहीं करता। परंतु वो जो पदार्थ वाष्पित हो रहा है उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति कैसी है उसके ऊपर वाष्प दाब निर्भर करता है। कैसे करता है मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं अगर अपन वाष्प दाब के संदर्भ में देख रहे हैं। एक तो वो पदार्थ होते हैं जो उड़ सकते हैं, जिसका नाम है वाष्पशील पदार्थ। नोट कर लें आप लोग कॉपी में, वाष्पशील पदार्थ जो उड़ सकते हैं। और दूसरे होते हैं अवाष्पशील जो उड़ नहीं सकते। अब अवाष्पशील का आपको एग्जांपल दूं तो जैसे आपके घर में नमक है, अगर आप नमक को उड़ाने की कोशिश करो तो नमक नहीं उड़ेगा। नमक को पानी में घोल दो तो भी नमक नहीं उड़ेगा। ग्लूकोज जो है वो भी अवाष्पशील पदार्थ का उदाहरण है, वो भी नहीं उड़ेगा। सुक्रोज है, यूरिया है ना, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया,
ये सब इस प्रकार के पदार्थ हैं जो किसी भी हालत में उड़ना पसंद नहीं करते। ये कभी भी वाष्पित नहीं होते क्योंकि ये अपने आप में ठोस है। तो इनको द्रव में घोल भी दोगे तो इनके अंदर कोई आपको वाष्प दाब देखने को नहीं मिलेगा। इनका जो वाष्प दाब है वो वाष्प दाब कितना होगा, 0 होगा। इनका जो भी वाष्प दाब आप निकालोगे वो कितना आएगा, 0 आएगा। और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो वाष्पशील होते हैं, जो उड़ते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था, आपका जल, आपका अल्कोहल, आपका बड़ा वाला अल्कोहल, समझ गए। ये सब जो है ये उड़ते हैं, इसलिए इनका वाष्प दाब 0 नहीं आता है। तो वाष्पशील पदार्थ वो होते हैं जो उड़ते हैं और जिनका वाष्प दाब आपको देखने को मिलता है, और अवाष्पशील पदार्थ वो हैं जो नहीं उड़ते हैं और उनका वाष्प दाब आपको देखने को नहीं मिलता है। क्लियर। इस तरह से पदार्थ जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। यहां तक कहानी पूरी समझ में आ गई आपको अच्छे से। चलो, अब हमें वाष्पशील पदार्थों का अध्ययन करना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस चैप्टर में और आज हम लोग राउल्ट के नियम का अध्ययन करने जा रहे हैं। राउल्ट का नियम क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए। राउल्ट का नियम बोलता है, राउल्ट का नियम किसके लिए, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप हेडिंग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, राउल्ट लॉ, राउल्ट्स लॉ। ये पूरा नियम आपको वन शॉट में समझना है और उसके बाद अपन इसके न्यूमेरिकल्स जो है अगली क्लास में करेंगे। राउल्ट का नियम किनके लिए है? राउल्ट का नियम द्रव प्लस द्रव के लिए लगता है। मतलब द्रव प्लस द्रव से कौन सा विलयन बनेगा? जब आप एक द्रव विलेय को एक द्रव विलायक के अंदर मिलाओगे तो उससे जो विलयन बनेगा उसका नाम क्या है? द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन। हाँ जी, तो द्रव प्लस द्रव विलयन के लिए लगता है, द्रवीय विलयन के लिए लगता है। और द्रव प्लस द्रव में भी एक खास चीज है, ध्यान सुनना। राउल्ट का नियम हम तब लगाते हैं जब दो द्रव जिनकी आप बात कर रहे हो वो दोनों द्रव वाष्पशील होने चाहिए। मतलब ये दोनों द्रव जो हैं, ये दोनों के दोनों द्रव क्या होने चाहिए? वाष्पशील द्रव होने चाहिए। तब हम इनके लिए राउल्ट के नियम की बात करते हैं, अदरवाइज राउल्ट के नियम की बात करने का कोई मतलब निकलता नहीं है। चलो, समझे। राउल्ट का नियम बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। राउल्ट का नियम बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक पात्र है और उस पात्र के अंदर क्या भरा हुआ है? उस पात्र के अंदर शुद्ध द्रव ए भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? शुद्ध द्रव ए भरा हुआ है। इस पात्र को हमने बंद कर दिया। अब आपको अच्छे से पता है कि क्योंकि शुद्ध द्रव ए भरा हुआ है तो वो द्रव वाष्पित होना शुरू करेगा। जैसे 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 आपका द्रव वाष्पित होगा, जैसे जैसे आपका द्रव वाष्पित होगा, वैसे वैसे साम्यावस्था आने लगेगी। जैसे ही साम्यावस्था आ जाएगी, ये वाष्प द्रव की सतह पे दाब लगाएगी और वो वाष्प दाब केवल किसके कारण होगा? शुद्ध द्रव ए के कारण। तो उसे हम कहेंगे, या ऐसा करते हैं, इसको शुद्ध द्रव 1 लिख लेते हैं। तो शुद्ध द्रव 1 के कारण है और इसके कारण जो वाष्प दाब आ रहा है उसको हम बोलेंगे P1 नॉट। तो आप चाहें तो P1 नॉट क्या है यहां पे लिख सकते हैं। P1 नॉट है शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। इसके बाद एक आपके पास एक और पात्र है, दूसरा पात्र। उस पात्र के अंदर क्या भरा हुआ है? उस पात्र के अंदर भरा हुआ है शुद्ध द्रव 2। उस पात्र में क्या भरा हुआ है? शुद्ध द्रव 2। दूसरा द्रव भरा हुआ है एकदम शुद्ध। अब उसके अंदर भी आपने क्या किया? पात्र को इस तरह से बंद कर दिया। तो जैसे ही आपने पात्र को बंद किया, पात्र को बंद करते ही क्या होगा? इसके अंदर भी वाष्पन शुरू होगा, ये भी वाष्प में बदलना शुरू करेगा। और जैसे 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 से वाष्प में बदलेगा, यहां भी साम्यावस्था आएगी। जैसी साम्यावस्था आ गई वैसे अब यहां पर ये वाष्प भी जो है वो द्रव की सतह के ऊपर दाब लगाना शुरू करेगी। इससे आएगा वाष्प दाब और यहाँ जो वाष्प दाब आएगा वो होगा शुद्ध द्रव 2 के कारण, जिसको हम बोल रहे हैं P2 नॉट। तो P2 नॉट क्या है? शुद्ध द्रव 2 के कारण वाष्प दाब।
अब समझना बात को ध्यान से, अगर इन दोनों द्रवों को मैं मिक्स कर दूं और इन दोनों द्रवों को मिक्स करके इनका मिक्सचर बना लूं, इनका विलयन बना लूं और फिर हम डिस्कस करें। दोनों द्रवों को मान लो आपने मिक्स कर दिया। अब इस कंटेनर में ए भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है, मतलब दोनों द्रव हैं। आपने 1 2 1 2 1 2 बोला है तो ठीक है। द्रव नंबर 1 भी है, द्रव नंबर 2 भी है, द्रव नंबर 1 भी है, द्रव नंबर 2 भी है, द्रव नंबर 1 भी है, द्रव नंबर 2 भी है। अब क्या होगा, जब आपने इन दोनों द्रवों को मिक्स कर दिया है तो दोनों में मिक्स, दोनों अलग अलग द्रव हैं, ये दोनों अलग अलग द्रव हैं, इनको आपने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब 1 भी उड़ेगा, 1 के वाष्प के कण भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका 2 भी उड़ेगा और 2 के वाष्प के कण भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अब यहां पर 1 के कारण भी वाष्प दाब होगा और 2 के कारण भी वाष्प दाब होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे 1 का जो वाष्प दाब है वो P1 नॉट के बराबर नहीं होगा और यहां 2 का जो वाष्प दाब है वो इस P2 नॉट के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जब ये शुद्ध प्रावस्था में थे तो उस समय केवल ये अकेले थे, तो ये अकेले ही उड़ रहे थे, तो इस रीजन से वहां पे वाष्प दाब P1 नॉट आ रहा था, यहाँ पे P2 नॉट आ रहा था। परंतु अब सतह के ऊपर दोनों के कण है, सतह उतनी है, सतह पे दोनों के कण है, तो अब जब वो उड़ना शुरू करेंगे तो उस समय जो वैल्यू आएगी उनकी वो इन वैल्यूओं के बराबर नहीं होगी। मान लेते हैं 1 के कारण जो वाष्प दाब अब वापस देखने को मिल रहा है वो P1 है और जो 2 है उसके कारण जो वाष्प दाब देखने को मिल रहा है वो P2 है। तो P1 P2 का क्या मतलब है, P1 है द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब। आंशिक वाष्प दाब का मतलब क्या होता है, उसका जितना भी अंश है वाष्प दाब में, यहां जो भी कुल वाष्प दाब सतह पे आ रहा है उसमें 2 लोगों की सहायता से आ रहा है, 1 और 2, तो उसमें से 1 का जितना है उसको बोलेंगे द्रव 1 का आंशिक दाब और दूसरा P2 जो है वो होगा द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब। यहां तक की कहानी में किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट राउल्ट के नियम पे आते हैं। अब आप समय आ गया है कि आप राउल्ट के नियम को डायरेक्टली फील कर लो, थ्योरी ऑलमोस्ट होने वाली है। सही है ना, यहां तक कुछ दिक्कत नहीं है ना, किसी को भी समझ में आ रहा है पूरा पूरा, बताओ। अब ठीक है, क्लियर है। वापस से एक बार ध्यान से देखो। सबसे पहले द्रव ए जो है जब वो शुद्ध प्रावस्था में है तो अकेला है, उस समय वो जितना भी उड़ करके वाष्प दाब लगा रहा है वो P1 नॉट है। जब द्रव 2 की बात होती है तो द्रव 2 जो है वो जब शुद्ध अवस्था में है तब वो उड़ करके जितना भी वाष्प दाब लगा रहा है वो उसका वैल्यू किसके बराबर है, P2 नॉट के बराबर है। जब इन दोनों को अपन ने मिला दिया और इन दोनों को मिला करके एक ही पात्र में डाल दिया, उस समय सतह के ऊपर ए भी है, बी भी है, अब ये उड़ करके जितना भी दाब लगा रहे हैं वो P1 और P2 है। अब हमें यही देखना है कि ये P1 और ये P2 किन किन बातों पर निर्भर करेंगे, ये P1 P2 किस किस बात पर निर्भर करेंगे। यहां पर द्रव 1 का वाष्प दाब किस बात पर निर्भर करता है और यहां पर द्रव 2 का वाष्प दाब किस बात पर निर्भर करता है, हमें बस ये समझना है और यही राउल्ट का नियम है। सुनो ध्यान से। अब मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मैंने द्रव 1 जो है वो ज्यादा मिलाया और द्रव 2 जो है वो कम मिलाया। जब इन दोनों को मिक्स कर रहे थे ना, इन दोनों को मिक्स करके विलयन बना रहे थे, तो जब मैंने विलयन बनाया तो द्रव 1 को ज्यादा मिलाया और द्रव 2 को कम मिलाया। तो जब वाष्प दाब आएगा तो कौन से द्रव का वाष्प दाब ज्यादा होगा? आप कॉमन सेंस लगाओगे, सर दोनों द्रव जो है वो उड़ते हैं, दोनों के दोनों वाष्प दाब लगाते हैं, और क्योंकि आपने कहा है कि आपने पहले वाले द्रव को ज्यादा मिलाया है, इसका मतलब पहले वाला द्रव ज्यादा है। अगर पहले वाला द्रव ज्यादा है तो सतह के ऊपर 1 की मात्रा ज्यादा होगी, सतह के ऊपर 1 की मात्रा ज्यादा होगी तो 1 उड़ेगा भी ज्यादा, 1 उड़ेगा ज्यादा तो उसका वाष्प दाब भी ज्यादा ही आएगा। इसका मतलब सीधी सीधी मोटी मोटी बात यह है, मोटी मोटी बात यह है कि जो द्रव जितना ज्यादा होगा उसका वाष्प दाब उतना ही ज्यादा आएगा। अगर इस विलयन में द्रव 1 ज्यादा है तो P1 ज्यादा आएगा, द्रव 2 ज्यादा है तो P2 ज्यादा आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक द्रव में कौन कितना है ये कौन बताता है? तो सांद्रता के पदों में जाकर के ढूंढो एक द्रव का अंश विलयन में कितना है,
या किसी भी अवयव का अंश कितना है विलयन में, वो बताता है मोल अंश। किसी का मोल अंश ज्यादा है किसी का मोल अंश ज्यादा है इसका मतलब वो विलयन में ज्यादा है, और किसी का मोल अंश कम है इसका मतलब वो विलयन में कम है। तो कहने का मतलब यह है कि मोल अंश के समानुपाती होगा। अगर x1 ज्यादा है, इसमें दो लोग हैं 1 और 2, x1 ज्यादा है इसका मतलब x का मोल अंश ज्यादा है। तो ये बात समझ लेना कि अगर x का मोल अंश ज्यादा है तो उस द्रव का, जिस द्रव का मोल अंश ज्यादा होगा उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। P2 जो है मतलब द्रव 2 का वाष्प दाब, वो उसके मोल अंश के समानुपाती है। सीधी सी बात है, मतलब जिस भी द्रव के वाष्प दाब को आप देख रहे हो वो समानुपाती होगा उस द्रव के मोल अंश के, क्योंकि मोल अंश का मतलब होता है कितना अंश है उस द्रव का उस विलयन में। अगर x1 ज्यादा है इसका मतलब यह है कि द्रव 1 बहुत ज्यादा है विलयन में, और अगर द्रव 1 ज्यादा है विलयन में इसका मतलब सतह के ऊपर भी द्रव 1 होगा तो 1 ज्यादा उड़ेगा और उसका वाष्प दाब भी जो है वो ज्यादा आएगा। बताओ क्लियर हो गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया अच्छे से, कोई समस्या नहीं है कि मोल अंश के समानुपाती कैसे आया। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको अपन आगे लिखेंगे, इसको अपन आगे लिखेंगे। जैसे ही ये कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है एक कांस्टेंट आता है, यहां पे भी एक कांस्टेंट आएगा, P1 बराबर K इंटू x1, P2 बराबर K इंटू x2। क्लियर? इस तरह से आपको यहां पर भी एक कांस्टेंट जो है वो देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गई बात? क्लियर है? क्लियर? बढ़िया से क्लियर? एकदम क्लियर? पक्का? ठीक है। अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। जब किसी द्रव का विलयन किसी द्रव में बनाया जाता है तो उस विलयन में दोनों अवयव वाष्पशील होते हैं, अतः विलयन के वाष्प दाब में दोनों अवयवों के वाष्प दाब का योगदान होता है। सही बात है। राउल्ट का नियम क्या कहता है? वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, एक निश्चित तापमान पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब एक द्रव के अंदर जो भी आपका द्रव है, एक विलयन में जो भी द्रव है उसका जो वाष्प दाब है वो समानुपाती होता है उस पर्टिकुलर द्रव के उस विलयन में मोलंश के, क्योंकि जितना ज्यादा मोलंश होगा इसका मतलब वो द्रव वहां पे उतना ही ज्यादा है, और जितना ज्यादा वो द्रव होगा उतना ही ज्यादा वहां पे आपको उसका वाष्प दाब देखने को मिलेगा। इसी रीजन से ऐसी कहानी देखने को मिलती है। आ गई बात समझ में? अब यहां पे कांस्टेंट k के बारे में पता लगाते हैं कि कांस्टेंट k कौन सा होगा। देखो अगर मैं एक केस लगाऊं, ये P1 बराबर k इंटू x1 है ना, एक केस लगाते हैं। यहां पे केस ये है, मान लेते हैं x2 है ही नहीं, x2 0 है। आपको ये बात तो पता है ना कि दोनों अवयवों का जो योग है मोलंश का वो कितना आता है? 1 आता है। ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि x1 प्लस x2 बराबर 1 आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपका x2 0 है। x2 0 का होने का मतलब है इसमें द्रव 2 है ही नहीं, और द्रव 2 नहीं है इसका मतलब केवल कौन है? द्रव 1 है। तो उस समय ये P1 बराबर k इंटू x1 का फॉर्मूला कैसे लगेगा, जरा इसके बारे में विचार करते हैं। सोचो, x2 बराबर 0 है, क्योंकि आपका x2 बराबर 0 है इसका मतलब सीधा सीधा मोटी मोटी बात यह है कि x1 है केवल और केवल। अगर x2 0 है तो इसका मतलब x1 कितना हुआ? 1 हुआ। और अगर केवल आपका शुद्ध द्रव 1 है तो उसका वाष्प दाब कितना हुआ? P1 नॉट। तो इस फॉर्मूले के अंदर P1 की जगह क्या आएगा? P1 नॉट। K की जगह K रहेगा, x1 की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो P1 नॉट किसके बराबर आ गया? K के बराबर आ गया। इसका मतलब पहले वाले केस के लिए जो K का मान है वो कितना है? P1 नॉट है। तो यहां से ये इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं कि P1 बराबर P1 नॉट x1, इस तरह से। अब दूसरे के लिए चेक करें, दूसरे के लिए चेक करेंगे तो बिल्कुल वही पैटर्न रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा। देखो द्रव 2 की बात करते हैं,
यदि अपन ये बोलते हैं कि x1 0 है, पहले वाला द्रव है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x2 1 हो जाएगा, क्योंकि x1 प्लस x2 के योग को कितना आना पड़ेगा, 1 आना पड़ेगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि x1 0 है, इसका मतलब x2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x2 अगर 1 है, इसका मतलब केवल और केवल शुद्ध द्रव 2 है। तो अगर केवल शुद्ध द्रव 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका वाष्प दाब कितना होगा, P2 नॉट। तो इस फॉर्मूले के अंदर P2 की जगह क्या आ जाएगा, P2 नॉट। K की जगह K ही रहेगा। x2 कितना है, 1 है, तो K बराबर कितना आ रहा है, P2 नॉट आ रहा है इसके हिसाब से। तो यहां से फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, P2 बराबर P2 नॉट x2। तो इस तरह से P1 बराबर आता है P1 नॉट x1 और P2 बराबर आता है P2 नॉट x2। ये सब में कौन कहां क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। लिखने के लिए स्लाइड मैंने भी आपको दिखा दी थी। तो पॉइंट ये है कि P1 बराबर P1 नॉट x1, P2 बराबर P2 नॉट x2। और इस मोटी बात को याद रखो कि कौन क्या है। P1 है विलयन में द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब, P2 है विलयन में द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब, P1 नॉट है शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब, P2 नॉट है शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब। यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है, कोई समस्या नहीं, कोई डाउट नहीं किसी भी बच्चे को, पूरा समझ में आ गया। ओके, अब अगर अपन विलयन का कुल वाष्प दाब लिखें तो विलयन का कुल वाष्प दाब किसके बराबर होगा, विलयन का कुल वाष्प दाब P कुल बराबर आएगा P1 प्लस P2। अभी अभी आपने देखा, क्योंकि भाई देखो विलयन में अभी वाष्प दाब किस किस का है, P1 और P2 है, दो वाष्प दाब है आंशिक, तो कुल वाष्प दाब क्या होगा, P1 प्लस P2। तो विलयन का कुल वाष्प दाब आएगा P1 प्लस P2। अब मान रखते हैं, हमें पता है कि P1 बराबर कितना है, P1 नॉट x1, P2 बराबर कितना है, P2 नॉट x2। दोनों को जोड़ के लिखो तो P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ठीक है यहां तक पक्का, ओके। अब ध्यान दें, अपन को पता है कि x1 प्लस x2 का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहां से x1 कितना आ जाएगा, 1 माइनस x2। आप चाहो तो x2 बराबर 1 माइनस x1 भी लिख सकते हो, वो यहां रख सकते हो। तो यहां पे मैं x1 का मान, हमें पता है कि x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है, तो यहां से x1 का मान इधर रखते हैं। क्या निकल के आएगा, P1 नॉट 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2। ओपन करो, ये आ जाएगा P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2 बराबर P1 नॉट ऐसे कैसा, इसमें से और इसमें से P2 नॉट कॉमन निकालते हैं, प्लस लिख रहा हूं क्योंकि पहले मैं इस टर्म को ले रहा हूं, यहां पहले इसको लिख लिया, P2 नॉट कॉमन निकाल लिया, सॉरी P2 नॉट कॉमन नहीं आ सकता, x2 मैंने कॉमन निकाल लिया दोनों में से। तो अंदर क्या बचा, यहाँ का प्लस का P2 नॉट और ये माइनस का P1 नॉट। तो यहां से ये P टोटल का फॉर्मूला इस प्रकार से निकल के आ रहा है, जो आप ऑलरेडी खुद भी बना सकते हो कि P टोटल का फॉर्मूला किस प्रकार से चल रहा है। बहुत सिंपल है यार, देखो P1 नॉट माइनस का P1 नॉट x2, मैंने इसको पहले ले लिया, x2 कॉमन निकाल लिया, तो इधर क्या बचा P2 नॉट माइनस इधर क्या बचा P1 नॉट, x2 आपका बाहर आ गया। इस तरह से ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, न्यूमेरिकल वगैरह में डायरेक्ट काम में आ जाएगा। बाकी इतना मुश्किल है नहीं, आप डायरेक्टली इससे बना सकते हो। टॉपिक आपका मक्खन और टॉपिक आपका खत्म। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी इस टॉपिक की, उस नेक्स्ट क्लास में आप इससे संबंधित एक ग्राफ का अध्ययन करोगे। जो ग्राफ है उसका अध्ययन करोगे, राउल्टनॉ का जो ग्राफ है वो किस प्रकार से बनता है उसका आप अध्ययन करोगे। उसके बाद आप किसका अध्ययन करोगे, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इस टॉपिक से संबंधित, ताकि आपको राउल्ट के नियम संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं उसका पता चले। हम इस चैप्टर में थीम सिंपल फॉलो कर रहे हैं कि हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हम जरूर कर रहे हैं, ताकि आपको टॉपिक अच्छे समझ में आ जाए। अब इसकी थ्योरी आप देख सकते हैं, यदि विलायक द्रव लिया जाए तो विलयन द्रवीय विलयन कहलाता है। विलायक में 3 ऑप्शन है, ठोस, द्रव और गैस। यदि विलेय द्रव हो और विलायक और विलेय दोनों ही वाष्पशील हो और विलयन का कुल वाष्प दाब जो है वो दोनों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, ये बात आप जानते हो अच्छे से। अभी मैंने आपको वही लिखा कि P टोटल बराबर P1 प्लस P2। मैंने कैसे लिखा, दोनों के आंशिक दाबों का योग जो है वो कुल वाष्प दाब के बराबर हुआ, ये चीज हो गई। राउल्ट का नियम मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ये राउल्ट का नियम है। इस राउल्ट के नियम के बेस पे ही हमने आज सारे डेरिवेशन वगैरह किए हैं। अब अगली क्लास में हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, और इस टॉपिक को आगे बढ़ा करके हम लोग ये करेंगे कि इसका ग्राफ बनाएंगे। ये जो आपने पढ़ा है ना अभी सारा सब कुछ, ये इस पेज के ऊपर और इस पेज के ऊपर आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस सब का क्या बनेगा,
ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ की सहायता से आप ये समझोगे कि हाँ जो भी आपने डिस्कस किया उसका एक्चुअल मतलब क्या है। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, यहां तक का पूरा रिवीजन करके रखिएगा। राउल्ट लॉ को 2 पार्ट में फिनिश करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आज हो चुका है, सेकंड पार्ट में कल इसको करके हम लोग जो है टॉपिक को पूरी तरह से मक्खन कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सबको? और जिन भी बच्चों ने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया, नीचे व्हाट्सएप नंबर शो है, उसके ऊपर आपको मैसेज करना है, कॉल करना है, बैच को ज्वाइन करना है। और एक बात विशेष ध्यान रखें कि आप जो है पढ़ाई को अपनी फ्लो में ले आओ, क्योंकि अब जो है टॉपिक भी लंबे हैं, अब न्यूमेरिकल्स भी ज्यादा आ रहे हैं, क्लासेस भी लंबी हो रही हैं, तो आपको अपना फ्लो बनाना पड़ेगा। तो आप अगर थोड़ा बैक वैक भी चल रहा है, पुराने लेक्चर्स आपके ड्यू चल रहे हैं, तो जल्दी जल्दी उनको देख के खत्म करो और क्लास के साथ में आ जाओ। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद। ध्यान रखिए खुद का, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। और जिस लेवल की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि अगर आप ऐसे ही ढंग से पूरे साल पढ़ते रहोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आओगे। 100 में 100 आपके कहीं नहीं जाएंगे। और इस चैप्टर को तो हम पढ़ी उस अप्रोच से रहे कि एक भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं रहा है। हर टॉपिक से संबंधित इतने क्वेश्चन अपन कर रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी हो जाए। बाय बाय, जय हिंद।